आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के चैप्टर नंबर 13 है संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इस चैप्टर में कवर करेंगे लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर करेंगे लोग। तो पहला है इस चैप्टर में संसदीय सरकार की विशेषताएं, राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं और संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष को देखेंगे लोग। और संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण भारत और ब्रिटिश मॉडल के विभेद को देखेंगे लोग। और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित होकर हमने ली है, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ये व्यवस्था ली है। और संसदीय व्यवस्था को हमने केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर स्वीकार की है, दोनों ही स्तर पे हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार की है। और कुछ इसके आर्टिकल्स भी है, तो केंद्र के आर्टिकल है 70, 74 और 75 और राज्य के आर्टिकल है 163 और 164। और ये जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इनके संबंधों की प्रकृति क्या रही, उसके आधार पर हमने क्या किया है, संसदीय और अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उसको डिफाइन किया है। तो सरकार के जो ये अंग है विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा। तो एक है संसदीय स्वरूप और दूसरा अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो संसदीय स्वरूप में हम लोग देखेंगे लोग कि जो ये कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और कैबिनेट सरकार, और संसदीय स्वरूप को कैबिनेट सरकार कह दिया और उत्तरदायी सरकार कह दिया। और ये वेस्ट मिनिस्टर सरकार या प्रणाली कह दिया। और ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत लागू है। तो ये संसदीय स्वरूप कहाँ कहाँ लागू है, तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में लागू है। और ये जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में लागू नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और विधायिका और यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और इसी आधार पर ये जो सरकार है गैर उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। और ये जो व्यवस्था है गैर संसदीय व्यवस्था है, या इस व्यवस्था को गैर संसदीय निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था को गैर संसदीय व्यवस्था कहते हैं या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे लागू है, तो अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका में लागू है। और नेक्स्ट टॉपिक है कार्यपालिका और विधायिका देखेंगे लोग। और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के साथ, और इसका मतलब है जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार। तो लोकतंत्र है तो यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता है। और कार्यपालिका में पीएम, मंत्री, नौकरशाह और मंत्री मिनिस्टर इसमें आ रहे थे। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च विधायी शक्ति है संसद के पास है, और ये नियम बनाने के काम कर रही है। और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। मंत्री परिषद कार्यपालिका में आएंगे। और विधायिका का अंग है संसद। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का विशेषाधिकार है कि, तो लोकसभा के पास ये विशेषाधिकार है कि सरकार को हटा सकती, लोकसभा सरकार को हटा सकती। और आइवर जेनिंग ने कहा संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा। ऐसा आइवर जेनिंग ने कहा था क्योंकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के पास निर्णय शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट है। और आइवर जेनिंग ने कहा कि संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि सरकार का कार्यकाल केवल तब तक है जब तक सदन में विश्वास प्राप्त है। और संसदीय व्यवस्था में ये जो पीएम, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। ये जो पीएम है समानता के बीच प्रथम। तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि ये जो पीएम है वो कैबिनेट में समानता के बीच प्रथम का सिद्धांत कहा। और प्रधानमंत्री शासित सरकार, ब्रिटिश सरकार की इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कुछ लोग कहते हैं। और संसदीय सरकार की विशेषताएं देखेंगे लोग। तो पहला है नामिक और वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन, तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता, और चौथा है राजनीतिक एकरूपता, और पांचवा है दोहरी सदस्यता, और पांचवा है छठा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व, और सातवां है निचले सदन का विघटन। तो एक एक विशेषताओं को देखेंगे लोग। पहला है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका, और इसमें दो प्रमुख होंगे, एक है राज्य का प्रमुख, दूसरा है सरकार का प्रमुख। और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे और सरकार का प्रमुख पीएम प्रधानमंत्री होंगे। हेड ऑफ द स्टेट, और नाम मात्र का प्रमुख या हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति को कह दिया जाता है। और सरकार का प्रमुख पीएम होंगे, और इसे वास्तविक प्रमुख भी कहा जाता है। वास्तविक शक्ति पीएम के पास है। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, लेकिन बाद में राष्ट्रपति पर बाध्यता हो गई। राष्ट्रपति बाध्य है कि वे मंत्री परिषद
के सलाह पर ही काम करेंगे। और ये जो ही शब्द जुड़ा, ये 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाद बनाए। और नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और ये जो पूरा मंत्रिपरिषद है एक टीम की तरह कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। और इसे हटाया कैसे जाएगा? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटाया जाता है। और दोहरी सदस्यता की बात करेंगे लोग, तो जो ये मंत्री है तब ये विधायिका व कार्यपालिका दोनों का सदस्य है। और एक बात और भी कहा जाता है कि जो ये कोई भी जो है वो संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता है। अगर वो मंत्री बन भी गया तो 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और बहुमत प्राप्त दल के शासन में देखेंगे लोग, तो जिस दल को बहुमत, इसका मतलब यह है कि जिस दल को बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा। और ये जो बहुमत दल का नेता होगा वो बहुमत दल का नेता पीएम होगा। और पीएम के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और फिर ये जो पीएम है प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को सेलेक्ट करेंगे या चयन करेंगे। और अंतिम है राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर काम करेंगे, मतलब समान राजनीतिक विचारधारा सभी की हो। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लोग अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके सरकार को हटाया जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव, इसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू इनके खिलाफ लाया गया था 1963 में। और लाने वाला कौन था? जेबी कृपलानी ये लाने वाले थे। और सर्वाधिक मांग किसके लिए आया? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय सर्वाधिक बार लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो जब लोकसभा में विपक्षी दल को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और इसके कुछ संवैधानिक आधार है। तो आर्टिकल 75 कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसमें बहुमत या विश्वास रहने तक बनी रहती है, मतलब लोकसभा में बनी रह सकती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा में बहुमत या विश्वास रहने तक बनी रहती है। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल एक लाइन के आता है और यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। और यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन और भारत के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो अमेरिका में 2 सदन होंगे और अमेरिका में सीनेट है या कांग्रेस इसको कह देते हैं। तो ये सीनेट ऊपरी प्रतिनिधि सभा सदन या सभा होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये बेसिकली इसको लोअर हाउस कहा जाएगा। तो ब्रिटेन में जो 2 सदन है उसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊंचा सदन है। और नेक्स्ट होगा हाउस ऑफ कॉमन, आम आदमियों का सभा, ये निचला सदन होगा। और भारत के सदन के बारे में देखेंगे तो ये पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। और राज्यसभा ये उच्च सदन है और लोकसभा ये निम्न सदन है। अगर तुलना करना होगा तो राज्यसभा उच्च सदन का तुलना सीनेट से करेंगे, ऊपरी प्रतिनिधि सभा या सदन से करेंगे। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड से ऊपरी सदन से कर सकते हैं। राज्यसभा का तुलना सीनेट ऊपरी प्रतिनिधि सभा से कर सकते हैं या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड से ऊपरी सदन से कर सकते हैं। और संसदीय प्रणाली में निम्न सदन का विघटन हो जाता है, भंग हो जाती है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट है संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो निचले सदन का विघटन हो जाता है, शक्तियों के विभाजन के विरोध और निरंकुशता पर रोक और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक विशेषता। तो एकल कार्यकारिणी और उत्तरदायित्व का अभाव, ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक विशेषताएं में देखेंगे लोग। और राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं में कुछ टॉपिक देखेंगे लोग। तो राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख है और निर्वाचन इनका 4 वर्ष का कार्यकाल है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है, इनका निर्वाचन है 4 वर्ष का। और राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। और यहाँ पर किचन कैबिनेट का सिस्टम चलता है और ये एक छोटी इकाई की तरह काम करती है किचन कैबिनेट। और उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी के समय, एग्जाम्पल्स के लिए देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। और ये यहाँ पे कहा जाता है कि ये घेरे के भीतर घेरा है। तो यहाँ पर किचन कैबिनेट को कहा जाता है घेरे के भीतर का घेरा। और किचन कैबिनेट अनौपचारिक संस्था है। और नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन की विशेषता है गैर उत्तरदायी व्यवस्था। गैर उत्तरदायी व्यवस्था कैसे? तो राष्ट्रपति और सचिव कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और निचले सदन का विघटन नहीं हो रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति द्वारा हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव को विघटन नहीं किया जा सकता है और कार्यपालिका व विधायिका स्वतंत्र है, शक्तियों के स्पष्ट विभाजन है और 3 स्वतंत्र इकाइयां हैं। तो ये सारे टॉपिक राष्ट्रपति शासन के विशेषताएं के हैं। और संसदीय सरकार के गुण देखेंगे तो विधायिका, पहला पॉइंट है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, एक सहयोग समन्वय बना रहता है, विवाद या टकराव कम है। और दूसरा टॉपिक है उत्तरदायी सरकार, तो मंत्रियों पर नियंत्रण, और इसका नेक्स्ट गुण है उत्तरदायी सरकार होती है। और ये जो मंत्रियों पर नियंत्रण कैसे बना रहता है, तो जैसे कि प्रश्नकाल है अविश्वास प्रस्ताव, इस माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण बना रहता है। और तीसरा है निरंकुशता का प्रतिषेध, तो शक्ति एक समूह में निहित मंत्रिपरिषद है, तो शक्ति एक समूह में निहित है और मंत्रिपरिषद निर्णय मंत्रिपरिषद ले रहा है। और चौथा है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, तो शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट, तो यहाँ पर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है शैडो कैबिनेट और छाया कैबिनेट। और लास्ट है व्यापक प्रतिनिधित्व। और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था में देखेंगे लोग तो ब्रिटेन के जो पीएम है, तो ब्रिटेन के जो पीएम है वो ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के है और ये कंजर्वेटिव पार्टी की है। और ये संसदीय सरकार के दोस्त है, तो इसमें अस्थिर सरकार को देखेंगे लोग और नीतियों की निश्चितता का अभाव और मंत्रिमंडल का निरंकुशता और शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध और अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का नेतृत्व को देखेंगे लोग। तो अस्थिर सरकार में देखेंगे लोग इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार कार्यकाल पूर्ण करेगी और अस्थिर सरकार बहुमत की दावा पर निर्भर है। और दूसरा नीतियों की निश्चितता का अभाव, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये जो पार्टी ए है ये मान लीजिए कि एक्स नीति अपना रही है, दूसरी पार्टी बी है ये वाई नीति अपना रही है और सरकार बदली तो नीति बदली। और शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध में देखेंगे लोग तो पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा विधायिका। तो सरकार के जो 3 अंग है, पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका। ये चीज स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन, अस्पष्ट शक्ति विभाजन अमेरिका में पाया जाता है, भारत में नहीं। तो भारत की ये विशेषता नहीं है, ये अस्पष्ट शक्ति विभाजन अमेरिका की विशेषताएं हैं, भारत की नहीं है। और भारत में जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो ये है, ये न्यायपालिका हो गया और ये विधायिका हो गया और ये कार्यपालिका हो गया। तो यहाँ पर ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध व्यवस्था है। और ये जो विधायिका और कार्यपालिका है एक हाइफन जैसी भूमिका निभाता है और विधायिका कार्यपालिका के बीच में एक हाइफन वाली व्यवस्था है। और नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण। तो पहला है व्यवस्था में निकटता, तो संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के 4 ऐसे पॉइंट है। और पहला है व्यवस्था में निकटता, और हमने ये इसलिए अपनाया कि ब्रिटिश शासनकाल से, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल से व्यवस्था अस्तित्व में थी, इसलिए हमने इसे अपना लिया। दूसरा है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के कथन है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था में दो चीजें होनी चाहिए, पहला है अस्थायित्व, दूसरा है उत्तरदायित्व। और तीसरा पॉइंट है संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। और चौथा पॉइंट है भारतीय समाज की प्रकृति। और लास्ट में देखेंगे भारत और ब्रिटिश मॉडल के विभेद के बारे में। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख है वो यहाँ पे राजाशाही व्यवस्था है और ये आनुवंशिक रूप से राज्य का प्रमुख होगा। और वही और अगर भारत की बात करें तो भारत की व्यवस्था में क्या है, तो चूंकि हम लोग रिपब्लिक है, हमने गणतंत्र को अपनाया है और राज्य का प्रमुख निर्वाचन होता है। यहाँ पे भारत में राज्य का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होगा और यहाँ पे संसद के संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता। और ये जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट है वो संसद के संप्रभुता, यहाँ पर संसद के संप्रभुता है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे लोग तो भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है और भारत में छाया कैबिनेट संस्था नहीं है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम सुपरवेसी है, मतलब संसद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और भारत के दृष्टिकोण में देखेंगे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संदर्भ में देखेंगे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरवेसी है। इसके मतलब संसद के पास सीमित शक्तियां सीमित है। भारत के दृष्टिकोण में भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की सर्वोच्चता है तो संसद के पास सीमित शक्तियां है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।